स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका एक महत्वपूर्ण और एक नई क्लास के साथ। तो आज बात करने वाले हैं अपन बायोलॉजी जेट एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिनको अपन बोल सकते हैं जो वन लाइनर की पॉइंट्स है, गोल्डन पॉइंट्स है, जिससे क्या होगा अब जैसे मैंने सेल बायो और जेनेटिक्स वाले टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको पेपर में मिल सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं, वो उन सारे मैंने रिवाइज करवा दिए यहीं पे बोर्ड पे समझा के। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है ना, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे मैंने लिंक मेंशन कर रखा है बायोलॉजी के जो की पॉइंट्स हैं उनका पार्ट फर्स्ट का। आज अपना पार्ट सेकंड है। इसके लगभग इस सीरीज के लगभग 5 या 6 पार्ट है जिसमें बायोलॉजी के जो टोटल टॉपिक्स है ना आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू आपका जेट जो 2020 का सिलेबस है, सारे जो टॉपिक्स है ना उनको एक बार में रिवाइज करा दूंगा। उनके जितने भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो गोल्डन पॉइंट्स है हर एग्जामिन के फेवरेबल होते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो इसका पार्ट सेकंड आज, पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है ना एक बार जाके देख ले। इसके आगे भी 4 पार्ट और मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की जिन भाइयों ने नहीं देखा है ना तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्टडी मैटर जो आप जिससे कि आप जेट एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, एग्रीकल्चर में भी, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। तो एग्रीकल्चर की लगभग तीनों पार्ट की, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों पार्ट की जो ऑल इन वन रिवीजन क्लासेज है, उनके अलावा उनके जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन है वो सारे कुछ मैंने चैनल के पेज पे अपलोड किए हुए हैं। तो एक बार चैनल के पेज पे जाना, वीडियोस में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एग्रीकल्चर वालों की भी और बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वाले हैं सारा कुछ। फिर भी एक बार आप चैनल विजिट कर लेना। रही बात आपके एग्रीकल्चर वालों की केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का ऐसे बता दूं मैंने लगभग मैटर तैयार कर लिया है। क्लास आपको 1-2 दिन में, जैसे ही बायो के 3 या 4 पार्ट हो जाते हैं, मैं केमिस्ट्री क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। ज़्यादा भी नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन आप हैंडल करके आओ, वो भी राइट। नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल सकारात्मक सोच, ठीक है। माइंड फ्री होकर एग्जाम देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी, अच्छा स्कोर कर लोगे आप। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो बायोलॉजी के पार्ट 2 की। अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आए, जो भी क्लासेज के इसके पार्ट या केमिस्ट्री के जो वीडियो या फिर जो भी जेट एग्जाम को लेके अपडेट है, काउंसलिंग, कट ऑफ लिस्ट, जो कुछ भी स्पोर्ट काउंसलिंग कॉलेज का जो भी कुछ मैटर है आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए जो चैनल का पेज है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और इस क्लास को है ना, पिछली वाली क्लास मेरे को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, बट बहुत से भाई हैं जिन्होंने नहीं देखा है अभी। तो मेरी एक बार रिक्वेस्ट है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, हल्के में ना ले, एक बार देख ले, हो सकता है आप उससे बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो पार्ट फर्स्ट है ना वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ, एक बार देख लेना, आप चेकआउट कर लेना। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे लिए यूजफुल हो सकता है तो आप जरूर देख सकते हैं। बाकी आपके लिए ही कर रहे हैं, ये जो मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर कर दो। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो जो पहला अपना है वो है कि पादप कार्यकी के जनक, पादप कार्यकी के जनक। फादर ऑफ जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके जनक कौन है, ठीक है। पादप कार्यकी के जनक कौन है, तो कौन है, स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स नामक जो वैज्ञानिक हैं उनको पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। सेकंड जो अपना पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा जल पौधों को उपलब्ध होता है, जो कौन सा जो वाटर है जो पौधों के लिए जो उपलब्ध होता है उनके लिए प्रेजेंट होता है। तो जो केशिकीय जल होता है ना, अपना कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल, वो पौधों के लिए प्राप्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, केशिकीय या कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट देखेंगे कि डीपीडी। डीपीडी का पूरा नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी में है ये चीजें। तो डीपीडी का जो पूरा नाम है अपना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का इसका पूरा नाम है। ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इनसे क्या होगा, जो मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उनसे एक बार आपका माइंड में जो पहले पढ़ा हुआ सबका है, पढ़ा हुआ सबका है। ये चीज़ है कि मेन टाइम पे अपना जो टाइम रहेगा, एग्जाम टाइम जो आप पेपर हैंडल कर रहे हो उस टाइम आपको याद आता है कि नहीं आता। जिसने वो 2 घंटे अच्छे से मैनेज कर लिया, माइंड ठीक सेटअप रहेगा ना, तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है और उन 2 घंटों में अगर माइंड में थोड़ा बोझ है, जो भी है, आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, सही से लगा नहीं पा रहे हो, तो फिर वो पढ़ा हुआ कुछ मतलब नहीं रह जाता। तो मेरा यही मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको मैं रिवाइज करवा दूँ, एक बार सारा कुछ रिवाइज हो जाए, आपके जो मेन टॉपिक्स है उनके जो मेन जो पॉइंट्स है वो सारे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इतना टाइम बचा नहीं है तो बात करते हैं। ये कर ही लिया कि स्टीफन हेल्स पादप कार्यकी की जनक, पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है, 3 प्रकार के होते हैं वाटर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षणीय जल और जो केशिकीय जल
और आर्द्रताग्राही जल। तो पौधों को कौन सा प्राप्त होता है, जो केशिकीय कैपिलरी वाटर है, 1/3 एटमॉस्फेयर जो दाब होता है -31 उसके बीच में रहता है और ये पौधों के लिए प्राप्य अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, परासरण शब्द किसने दिया था, ओस्मोसिस। जो आपका परासरण शब्द है, परासरण या ओस्मोसिस शब्द वो किसने दिया था, एब्बेनोलेट। एब्बेनोलेट नामक वैज्ञानिक था जिसने परासरण या ओस्मोसिस जो है शब्द वो दिया था। परासरण के लिए जो सहायक झिल्ली होती है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो यूज होती है जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल के अणु या किसी भी आयन जो अणु है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो गमन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्या होगी डेफिनेशन, कि जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी पदार्थ के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गुजरते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। और परासरण शब्द जो है वो किसने दिया था, एब्बेनोलेट ने दिया था। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि अंकुरण के समय बीजों का फूलना किस क्रिया का उदाहरण है। जब पौधों के जो बीज होते हैं उनमें अंकुरण हो रहा होता है तो अंकुरण के समय जो बीज होते हैं ना वो फूल जाते हैं, तो वो किस चीज का उदाहरण है, अंतःशोषण का। किसका उदाहरण है, अंतःशोषण या अंतःचूषण, दोनों एक ही चीज है। आपको ऑप्शन में अंतःशोषण भी मिल सकता है, अंतःचूषण। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण और बताऊं कि जब बरसात के दिनों में अपने जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, वो क्या होती है, अपने को खोलने में बंद करने में दिक्कत आती है। किस वजह से आती है, अंतःचूषण दाब के कारण। वो क्या है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जो एटमॉस्फेयर में जो नमी है उसको, या फिर वो जो थोड़ा बहुत नमी के संपर्क में आ जाते हैं ना तो उसको वो एब्जॉर्वेशन कर लेते हैं। एब्जॉर्वेशन करके क्या होता है, जो वो लकड़ी होती है हल्की सी फूल जाती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, हल्की सी फूल जाती है। और जब हल्की सी उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, जब वो फूल जाती है तो अपने को उसको खोलने में, बंद करने में दिक्कत आती है। तो वो भी अंतःशोषण या अंतःचूषण का ही एक अच्छा उदाहरण है कि बरसात के दिनों में जो अपने खिड़की दरवाजे हैं वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक अंतःशोषण या चूषण की क्षमता किसमें पाई जाती है। सबसे अधिक अंतःशोषण या चूषण की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो वो प्रोटीन के अंदर पाई जाती है। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, नॉर्मल जो अपने लाइफ में आता है। आपने कभी देखा होगा कुछ नए सामान लाते हैं, जूते या फिर पंखा वगैरह जो लाते हैं अपन, तो उसमें एक पूड़ियाँ निकलती है, जो अपना पैकेट होता है, जैसे ये डिब्बा है अपने जूते का, कुछ भी जो महंगा सामान आता है ओरिजिनली, उसमें एक छोटी सी पूड़ी निकलती है, इतनी सी, ठीक है, व्हाइट कलर के, से बिल्कुल पतले कपड़े के अंदर, उसमें दाने दाने से होते हैं। वो क्या होती है, सिलिका जेल होती है। और वो सिलिका जेल उसमें क्यों रखी जाती है कि जब ये आप तक पहुंच रहा है ये सामान, ठीक है, डिलीवरी के द्वारा, किसी के भी द्वारा, या फिर ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहाँ पे नमी के संपर्क में आ जाता है। तो वो सिलिका जेल क्या काम करती है, उसमें रखी होती है, वो इस नमी को इस जूते में या जो भी इस डिब्बे में, इस बॉक्स में जो सामान है ना, अपना मैटर है ना, उसके संपर्क में आने ही नहीं देती, खुद एब्जॉर्वेशन कर लेती है। जो सिलिका जेल है ना वो बहुत अच्छे से जो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी है ना उसको अच्छे से एब्जॉर्वेशन कर लेती है। तो इसलिए रखते हैं कि इनकी क्वालिटी खराब ना हो। इनमें क्या है, अगर नमी के संपर्क में आ जाएगी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खराब हो जाती है, तो उस बचाव के लिए रखा होगा। आपने भी देखा होगा, बहुत बार आती है या फिर आप फेंक देते हैं या कुछ समझते नहीं है कि ये क्या चीज है, ये क्यों आई, ये दाने दाने, इतनी सी थैली आती है एक व्हाइट कलर की छोटी सी, तो वो अंतःशोषण। अब मैं बता रहा हूँ कि सर्वाधिक अंतःशोषण किसमें होता है, क्षमता प्रोटीन में होती है। सर्वाधिक जो अंतःशोषण की क्षमता होती है वो किसमें होती है, प्रोटीन में होती है। और सबसे कम किसमें होती है, सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज। बात कर रहे हैं अंतःशोषण या अंतःचूषण की सर्वाधिक क्षमता जो कैपेसिटी होती है वो किसमें होती है, प्रोटीन में होती है। और सबसे कम जो कैपेसिटी होती है वो किसमें होती है, सेल्यूलोज में होती है। ये दोनों चीज याद रखोगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, अंतःशोषण और अंतःचूषण वाला। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि ब्राउनी गति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जो ब्राउनी गति है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो जो कोलाइडी कण है ना, अपने कोलाइडी कण जो होते हैं विलियन में, उनके द्वारा ब्राउनी गति प्रदर्शित की जाती है। इसकी खोज किसने की थी, ब्राउन नामक का वैज्ञानिक था। ब्राउन नामक का एक वैज्ञानिक था, उसने ब्राउनी गति की खोज की। कोलाइडी विलियन जो होते हैं या कोलाइडी जो कण होते हैं सॉल्यूशन में, अपना जो कोलाइडी के कण होते हैं ना उनके द्वारा दर्शाई जाती है। होती क्या है ब्राउनी गति, ये कणों का जो अगर ऐसे दिखाई नहीं पड़ते हैं वो, पर अगर उनको देखें तो उनकी जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है ना वो क्या कहलाती है, ब्राउनी गति। जब जो कोलाइडी कण है उनकी टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये कोलाइडी विलियनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं
मूल दाब किसके कारण होता है? जो मूल दाब होता है ना वो किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन कम व जल अवशोषण अधिक होने के कारण। मूल दाब जो है वो किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो कम हो रही है, पौधा पानी उड़ा तो कम रहा है पर जड़ें अधिक खींच रही है, तो वो मूल दाब का कारण बन सकता है। समझ रहे हो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो अधिक हो जाती है और जो मूल दाब है ना, सॉरी मैं क्या बता रहा था कि मूल दाब किसके कारण होता है? तो वाष्पोत्सर्जन तो कम होता है और जल अवशोषण अधिक होने के कारण। पौधा उड़ा नहीं रहा है, इतना जल की हानि नहीं कर रहा है, पर जो उसका रूट एरिया है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, नीचे से, धरती में से, सोइल में से, मृदा में से वाटर एब्जॉर्प्शन खूब कर रहा है। यहाँ से ले रहा है 2 लीटर, उड़ा रहा है ये 1 लीटर ही, तो वो मूल दाब का कारण होता है। ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा है ये टॉपिक, ये लाइन अपनी। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि किस वैज्ञानिक के प्रयोग के द्वारा पादप कार्य की शुरुआत मानी जाती है। फादर ऑफ जो प्लांट फिजियोलॉजी वो तो स्टीफन हेल्स है ही। पर्सन अपना जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है कि किस वैज्ञानिक के प्रयोग के द्वारा। सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रयोग किया था, उसके बाद में जो पादप कार्य की उसकी शुरुआत मानी जाती है, तो वो कौन सा? वॉन हेलमांट सबसे पहले इसने प्रयोग किया था। उस प्रयोग के बाद में स्टीफन जो पादप कार्य की है उसकी शुरुआत मानी जाती है। किस प्रक्रिया के कारण पत्तियों द्वारा CO2 व O2 लेने की क्रिया चलती रहती है? आपको पता है पत्तियां CO2 O2 जो लेने का जो आदान प्रदान की क्रिया है, CO2 ले रही है, O2 छोड़ रही है, वो किस क्रिया के दौरान चलती रहती है? डिफ्यूजन, जो आपका विसरण है। और विसरण में से, परासरण में से क्वेश्चन आ जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। दोनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से देखोगे, अगर आपके समझ में नहीं आता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है क्वेश्चन पुटअप होने की, तो ये दोनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझा के डाले हुए हैं। तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? चैनल के पेज पे। जैसे आप वीडियोस में जाओगे तो थोड़ा नीचे जाना, तो लगभग 20-25 नंबर पे आपको ये मिल जाएंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। आपको जो लोकल लाइफ के उदाहरण है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनसे रिलेट करके पढ़ाया गया है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हो। बाकी क्या बता रहा हूँ मैं कि जो पत्तियों के द्वारा जो CO2 और O2 लेने देने की जो क्रिया है वो किस क्रिया के अंतर्गत होती है? तो वो विसरण, जो डिफ्यूजन है उसके कारण होती है। विसरण का क्या होता है? विसरण की डेफिनेशन में बता देता हूँ कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। परासरण, ओस्मोसिस में क्या था कि वो जो विलयन के जो कण थे ना वो किस में से जा रहे थे? अर्धपारगम्य झिल्ली में से, जो कि सिलेक्टिव होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। जबकि डिफ्यूजन, विसरण में क्या होता है? वो किसी भी झिल्ली में से नहीं जाते हैं। सपोज दैट मैंने अगरबत्ती जला दी यहाँ पे, ठीक है, अगरबत्ती जला दी तो उसकी मैंने जलाई कमरे के इस कोने में और खुशबू फैल जाती है थोड़ी देर बाद में पूरे कोने में। वो क्या है? विसरण का ही उदाहरण है। और वो कैसे फैल रही है? इसमें कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ रही। सक्रिय विसरण और निष्क्रिय दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वाला होता है उसमें अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, बट जो दूसरा वाला है उसमें नहीं पड़ती। तो जैसे मैंने अगरबत्ती यहाँ पे जलाई और इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, वो कैसे फैलती है? उसकी खुशबू के जो कण है, उसके धुआं के जो कण है ना, जब इस कोने में उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, उनकी सांद्रता यहाँ पे बढ़ गई तो फिर क्या होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे, इसी क्रिया को विसरण कहते हैं। तो वो धीरे धीरे यहाँ से मोमबत्ती, जो अपनी अगरबत्ती है उसकी जो खुशबू के जो कण है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे मूवमेंट करते हुए पूरे रूम में फैल जाएंगे। और कब तक फैल जाएंगे? जब तक कि साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए, पूरा बराबर ना हो जाए सिचुएशन, तब तक फैलते रहेंगे। और उन अगरबत्ती के कणों को इधर से इधर आने के लिए इतनी कोई खास एनर्जी किसी ने दी नहीं, तो उसमें क्या है ना, एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ना ही बीच में कोई परासरण झिल्ली आई। यहाँ पे कोई आपको लगा कि कोई झिल्ली होती है क्या? कुछ नहीं होता, विसरण में डायरेक्टली होता है। और इन कणों के ऊपर एक हल्का सा दाब लग रहा है, जिस वजह से यहाँ पे सांद्रता अधिक हो गई और ये इधर आ रहे हैं। अब अपने आप तो आएंगे नहीं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा। जो दाब लगता है ना उसको क्या बोलते हैं? विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। अब विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब क्या होता है? जो परासरण और ओस्मोसिस जिसको बोलते हो, परासरण दाब, झिल्ली, जो सारा कुछ है ना वो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हो। बाकी परासरण जो है उसको शब्द किसने दिया था? एब्बे नोलेट ने दिया था। पादप कार्य की के फादर स्टीफन हेल्स, और सबसे पहले प्रयोग किया गया था वॉन हेलमेंट ने किया था। ब्राउनी गति कोलाइडी कण दिखाते हैं, और जो वैज्ञानिक थे ब्राउन, उन्होंने खोज की थी, और टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। सबसे अधिक जो अंतर चूषण की क्षमता होती है प्रोटीन में होती है, सबसे कम सेलुलोज में होती है। और क्या पढ़ रहे हैं अपन? पत्तियों के द्वारा जो लेने देने की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान, वो किसके कारण होता है? डिफ्यूजन या विसरण के कारण होता है।
नेक्स्ट देखेंगे, इनको मिटा देता हूं मैं। बिल्कुल भी पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है, और तैयारी सभी की ऐसी है, ऐसे फालतू की चीज़ें दिमाग में लाके खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, जो पढ़ा है ना वो और आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। बिल्कुल फ्री माइंड जाना, पॉजिटिविटी के साथ जाना, हंसते हुए जाना, मस्ती से पेपर सोल्व आउट करके आना, कोई टेंशन नहीं लेना, सबकी सेम तैयारी है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप अपने भाई को बताएं, जो मैंने नंबर दे रखे हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, कॉल, जो भी, आपके लिए हमेशा तैयार हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं, सक्रिय अवशोषण जो शब्द वो किसने दिया था? सक्रिय जो अवशोषण शब्द है वो मैंने बताया ना अवशोषण के बारे में भी, तो सक्रिय अवशोषण शब्द दिया था रेनर। सक्रिय अवशोषण शब्द रेनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। भारतीय पादप कार्य के जनक कौन? वो तो मैंने बता दिया कि प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन थे? स्टीफन हेल्स। अब मैं बात कर रहा हूं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्य के जनक कौन है? जेसी बोस। जेसी बोस। जेसी बोस कौन है? भारतीय पादप कार्य की जनक है, फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी। और जो वो थे प्लांट फिजियोलॉजी, उसके जनक कौन थे? स्टीफन हेल्स थे। दोनों चीज याद रखोगे, क्या डिफरेंट है दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लास हो गई है अपनी लगभग 16 मिनट की, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है। रसारोहण को समझाने का जो स्पंदनवाद सिद्धांत था वो किसने दिया था? रसारोहण की जो क्रिया होती है, जो पौधों में जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, ये एक प्लांट है, यहाँ से इसका जो रूट एरिया है उसने वाटर एब्जॉर्प्शन कर लिया सोइल में से। अब उसको गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि ऊपर से वस्तु नीचे आएगी, धरती की तरफ आएगी, ठीक है, लैंड की तरफ आएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा सिस्टम हो रहा है, पानी नीचे से खींच के ऊपर पहुंचाया जा रहा है पौधे में। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो जल ऊपर पहुंच रहा है ना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? रसारोहण की क्रिया होती है, वो रसारोहण की क्रिया होती है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। आपने सोचा कभी कि एक प्लांट है, यहां से इसकी रूट है, उसने वाटर एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब ये ऊपर पहुंच रहा है ना पानी इसकी पत्तियों में, तने में। एक चीज सोचना कभी कि ये जड़ें इसको धक्का मार के ऊपर पहुंचा रही है, या फिर ये जो पत्तियां हैं वो इसको खींचती है तब ये ऊपर आता है। देखोगा जो शीशम वगैरह का पेड़ होते हैं कितने बड़े होते हैं, 50-50 फीट के, इतना ऊपर पानी कैसे जाता है? गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत, कि ये जो पत्तियां, ये तना, जो इसका शीर्ष भाग है वो उस पानी को खींचता है, या फिर ये जड़ें जो एब्जॉर्प्शन के नीचे से धकेलती है उसको। ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, मतलब रटाया कुछ नहीं है, मैंने जो पढ़ा है ना याद करवाया है, समझाया है, अपनी जो रियल लाइफ है ना उससे रिलेट करके चीजें बताई गई है। तो रटने की नहीं है कुछ भी चीजें इनमें। अब इतना टाइम बचा नहीं, वरना मैं सारी क्लासेस दोबारा ले लेता आपकी। बाकी मैं 12th की क्लासेस ले रहा हूँ, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो उनके बताएं। एग्रीकल्चर की, बायो की और केमिस्ट्री की तीनों क्लासेस कंटिन्यूस हो रही है अपनी। मैं बता रहा था भारतीय पादप कार्य के जनक जेसी बोस, और वैसे पादप कार्य की जनक स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट चीज देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स से क्या तात्पर्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जेट में पूछा गया है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, तो जो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पौधे। मृदा, इसमें जो अपन प्लांट तो उगा रहे हैं, बट उसके लिए अपने को जो आधारभूत जो फंडामेंटल चीज होती है अपनी सोइल, एग्रीकल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? सोइल, जो लैंड होती है, अपनी भूमि होती है वो। और बिना भूमि के अगर अपन पौधों को उगा रहे हैं ना, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होगी। देखा होगा जो सजावटी पौधे वगैरह आते हैं घर के बाहर, लोग बाग बोतल के अंदर पानी डाल के उसको लगा देते हैं तो वो उग जाते हैं, उसमें कहीं पे आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, पानी में उग रहा है, तो वो क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं, बिना मृदा के ही उगाया जाता है उनको। नेक्स्ट देखते हैं कि डिक्सन व जोली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? डिक्सन व जोली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वाष्पोत्सर्जन का जो कर्षणवाद, कर्षण ससंजनवाद का सिद्धांत है, वाष्पोत्सर्जन से रिलेटिव है, वो किसने दिया था? डिक्सन व जोली ने। और सर्वमान्य सिद्धांत तो बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि जो वाष्पोत्सर्जन का कर्षण ससंजनवाद सिद्धांत वो किसने दिया था? डिक्सन और जोली, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिलकर दिया था। रसारोहण के संबंध में सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया था? मैंने अभी बताया रसारोहण की क्रिया, तो उसके ऊपर सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? गोल्डविस्की। गोल्डविस्की, गोल्डविस्की नामक वैज्ञानिक था जिसने रसारोहण के ऊपर सर्वप्रथम जो थ्योरी दी थी, अपना सिद्धांत दिया था, वो प्रतिपादित किया था गोल्डविस्की ने। निम्न में से रसारोहण का मार्ग होता है,
मैंने कल वाली क्लास में जाइलम और फ्लोएम के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो ये पूछ रहा है कि रसारोहण का मार्ग क्या हुआ है। रसारोहण मैंने बता दिया क्या होता है, तो वो क्या होता है जाइलम। और मैंने कल जाइलम का काम क्या बताया था कि ये जाइलम जाता है, लेके जाता है। क्या लेके जाता है? जो रूट वगैरह जो एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, जो भी प्लांट मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, जिनका भी एब्जॉर्प्शन हुआ ना, उसको प्लांट में ऊपर तक लेके जाता है। कौन लेके जाता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? ये देखो, जाइलम को दोबारा समझा देता हूं मैं। जो जाइलम अपना होता है, क्वेश्चन अपना है कि जो रसारोहण की क्रिया है वो किसके माध्यम से होती है, तो वो किसके? जाइलम के माध्यम से होती है। कैसे होती है? कि वाटर के जो प्लांट है उसका जो रूट एरिया है, जो भी मूलगोप जो भी है इसके रूट एयर्स, उन्होंने एब्जॉर्प्शन कर लिया, सपोज दैट वाटर कर लिया, प्लांट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो भी थे सारा कुछ उनने कर लिया। अब इसको जो ऊपर लेके जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, इसी क्रिया को रसारोहण बोल रहे हैं। ऊपर किसके द्वारा जाती है? जो जाइलम है ना वो लेके जाता है ऊपर। फिर जब उसने पत्तियों तक पहुंचा दिया, फिर इस पत्तियों ने इसका यूज करके जो भी मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वाटर था, जो भी था उसका यूज करके भोजन बना दिया। अब इसको वापस कौन फैलाएगा? फ्लोएम। तो ये चीज हो गई कि फ्लोएम मतलब फैलाना और जाइलम लेके जाता है। तो दोनों चीज याद रखोगे और ये भी याद रखोगे रसारोहण के लिए काम करता है जाइलम उत्तम। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स, बिना मृदा वाले याद रखना। वृद्धि मापन, वृद्धि का मापन करते हैं तो ऑक्सेनोमीटर द्वारा करते हैं। पादप की जो वृद्धि का मापन करता है ना, ग्रोथ का, रेगुलेटर का, वो किससे करते हैं? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर। और ये जो समान वायु वाली रेखा है, कंटूर रेखा है, जो भी है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं बट इनमें से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन पुट अप होने की, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएंगे ना सारे, एक चीज याद ध्यान रखना, वो एग्रीकल्चर से रिलेट करके पूछेंगे। प्रॉपर केमिस्ट्री और बायो तो अब आपके रही नहीं, जो हमने पढ़ी थी वो तो आपके है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो कुछ चीजें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे, क्योंकि कुछ टर्म्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने को इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में मतलब नहीं पता होता। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी पति हो, इंग्लिश कभी देखी नहीं हमने। तो दोनों जगह देखोगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा बिल्कुल शांत मन से, बहुत आराम से, तसल्ली से पेपर दोगे। ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं, ज़्यादा अपन समझदारी दिखाते हैं, तब ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ओमार सीट वगैरह वहाँ पे भरने वाले जो आते हैं ना, आपको बताने वाले जो आपका रहता है इन्वेस्टिगेटर, उसका काम ही यही है, उसको घंटे का 1000 रुपये इसी चीज़ के मिलते हैं कि वो आपको बताएं। तो खुद वहाँ पे ज़्यादा समझदार नहीं बनना है, एक्सपर्ट नहीं बनना है। अगर नहीं आ रहा है ना कि सर यहाँ पे क्या भरूँ, तो उनको बुलाएं, एक्सक्यूज मी सर, वह वो बता देगा। उसकी ड्यूटी इसी बात की रहती है कि वो आपका ध्यान रखे और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं। बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है वो वगैरह। तो ये गलती कभी नहीं करनी। अगर नहीं आ रहा ना ओमार सीट में कुछ पढ़ना, छोड़ देना। जब वो आए मैम सर कोई भी, उनको पूछ लेना और वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनका काम ही है ये, बताने के लिए तो रखे हैं वो। ऐसे थोड़ी है कोई वहाँ पे प्रसाद देने के लिए रखे, पानी पीने के लिए रखे, नाश्ता करने के लिए। तो वो चीज़ें फालतू में वो नहीं करना, बिल्कुल आराम से पेपर दे के आना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज बताऊं, वर्दी मापन ऑक्सेनोमीटर से तो करते हैं। जो वर्दी का जो ग्राफ होता है ना, वो सिग्मोइड होता है, एस आकार का सिग्मोइड होता है, ठीक है। रात्रि में खुलने वाले रंध्रों को क्या कहते हैं? स्कोटोएक्टिव। क्या कहते हैं? स्कोटोएक्टिव। रात्रि को खुलने वाले रंध्रों को स्कोटोएक्टिव बोलते हैं। किस पदार्थ की उपस्थिति में वाष्पोजन की क्रिया घट जाती है? स्कोटोएक्टिव किसको बोलते हैं? स्कोटोएक्टिव बोलते हैं जो रात को खुलते हैं। जो रंध्रों के प्रकार होते हैं स्कोटोएक्टिव, अल्फा अल्फा प्रकार के रंध्र। दूसरा अपना क्वेश्चन क्या है कि वाष्पोसर्जन जो है, ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है, वो कब घट जाती है? तो जो जीरोफाइट्स है ना, अपने रेगिस्तानी पौधे, जो जिनको पानी कम आवश्यकता होती है, पानी कम मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं? वाष्पोसर्जन को कम करते हैं, रोकते हैं। तो उनकी जो पत्तियां हैं ना, वो मांसल होती है, उनके जो छिद्र होते हैं धसे हुए होते हैं, उनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मेन चीज है क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, इसकी वजह से वाष्पोसर्जन की क्रिया कम हो जाती है। ये चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंजाइम की क्रियाविधि की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी? जो एंजाइम के बारे में बताया था, सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा है? ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत, जो विशेष एंजाइम होते हैं, ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत पढ़ा होगा, वो ऐसे लग जाता है, फिर इसके साथ जाता है, फिर वो नया 2 उत्पादों में बन जाता है, वो अपना सह उत्पाद जो अपना जो वाहक वो बच जाता है ऐसे कैसा, फिर वो दूसरे एंजाइम के साथ जुड़ता है, वो उसको क्या बोलते हैं? ताला चाबी सिद्धांत। और वो किसने दिया था? एमिल फीसर। एमिल फीसर।
एमिल फिशर नामक जो वैज्ञानिक था उसने ताला चाबी सिद्धांत दिया था, और एंजाइम की क्रियाविधि का समझाने का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है ये। कौन सा? ताला चाबी सिद्धांत, याद रखना। नेक्स्ट रखते हैं कि जल रंध्र हाइड्रोथोड्स पत्ती में कहाँ पे पाए जाते हैं? जो जल रंध्र पाए जाते हैं, हाइड्रोथोड्स पाए जाते हैं, वो पत्ती में कहाँ पे पाए जाते हैं? जो पत्ती है, क्योंकि प्लांट की पत्ती तो इसके जो शीर्ष है ना, जो किनारे हैं ना, उनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, हाइड्रोथोड्स। और इसका मैं आपको उदाहरण बताऊं, जो गेटेशन जो मूल लाभ है उसका उदाहरण सही से, आपने कभी सुबह गए हो आप घूमने सुबह जल्दी उठ के, तो देखा होगा कि जो पत्तियां वगैरह है, दूब घास हो गई और भी कुछ प्लांट्स है, उनकी जो पत्तियां है, लीफ है, उसके जो ऊपरली जो तिकोना जो कोना है ना, उसके, ये सपोज दैट ये कोई पत्ती है, तो यहाँ पे और इसके यहाँ कोनों पे थोड़ी थोड़ी ओस के पानी की बूंदे सी लटकी होती है, ऐसे बिल्कुल मोती के समान। तो वो किस दाब, जो हाइड्रोथोड्स होता है, वो मूल दाब के कारण हो जाती है, गेटेशन जिसको बोल सकते हो आप, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग संपूर्ण दिन खुले रहने वाले रंध्र। स्कोटोएक्टिव तो क्या होगा, सिर्फ रात रात को खुलते हैं, और जो अल्फा अल्फा प्रकार के रंध्र है ना, मैंने बताया अभी, वो क्या करते हैं, ओल्ड डे ओपन नहीं रहते हैं, खुले रहते हैं सारे दिन, वो अल्फा अल्फा प्रकार के रंध्र होते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मापन किस उपकरण से करते हैं? पोरोमीटर द्वारा। वाष्पोत्सर्जन कितना हुआ, वो पोरोमीटर। और एक प्लांट लगभग 97% जो वाटर एब्जॉर्प्शन किया ना, उसको वाष्पोत्सर्जन तक हानि कर सकता है, हानि तो 99। और वाष्पोत्सर्जन को जो आवश्यक बुराई कहा था, वो कर्टिस ने कहा था। किसने? कर्टिस नामक वैज्ञानिक है, उसने वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा कि एक आवश्यक बुराई है, मतलब बुराई भी है। बुराई कैसे है कि इससे नुकसान हो रहा है वाटर का सारा, और आवश्यक भी है ये। अगर वो वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने को फ्रूट जो भी प्रोडक्ट्स है वो नहीं दे पाएगा। तो ये एक आवश्यक बुराई है जिसका होना बहुत जरूरी है एक प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन। रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक है। एक चीज बताऊं, जो पोटेशियम है ना, वो प्लांट के जो रंध्र है ना, स्टोमेटा, उनके खुलने ओपन और क्लोज के लिए बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण है। कौन? पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पदार्थ, जो पोटेशियम पोषक तत्व है, वो जो प्लांट के जो रंध्र है ना, उनके खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका और महत्वपूर्ण कार्य ये क्या है, ये प्लांट्स को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देता है उनका, कि बाहर से कोई कीट या कोई रोग आक्रमण कर रहा है ना, तो उसको, उसके प्रति वो लड़ सके, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ा देता है। प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है कौन? पोटेशियम। पोटेशियम के दो काम मैंने बता दिए। पहला काम क्या बताया मैंने? रंध्रों के खुलने और बंद होने में। अगर हम फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में पढ़ रहे हैं, एक चीज और बता दूं, आपके केमिस्ट्री में जो डेयरी वाला पार्ट है, सोइल वाला पार्ट है, और जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लगभग 7 नंबर का जो टॉपिक है 12th की बुक में, केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, ये तीनों चारों पार्ट आपके एग्रीकल्चर में भी और बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस है, तो इनको अच्छे से देख के जाओगे। केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करना है ना, तो 12वां जो पार्ट है आपके, लगभग 12वां कौन सा है, दुग्ध विज्ञान वाला, डेयरी वाला, वो देख के जाना। तथा तीसरा चौथा जो है लवणीय क्षारीय मृदाएं, वो देख के जाना। 101% उसमें से क्वेश्चन आएगा, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। नेक्स्ट चीज देखते हैं, किस कारण एक वृक्ष की छाया छत्ते की छाया से ठंडी होती है? ऐसा क्या रीजन है कि एक अपना छत्ता है उसकी और एक वृक्ष की, इनकी दोनों की छाया में अंतर होता है। छत्ते की छाया गर्म होती है या और वृक्ष की जो छाया होती है वो ठंडी होती है। वो किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जब पौधा जल उड़ा रहा था ना, तो उससे क्या है ना, आसपास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो हो जाता है, तो छत्ते से ठंडी मिलती है अपने को उसकी छाया। जो बरगद वगैरह का पेड़ होता है ना, पीपल वगैरह, वो उनकी छाया और भी ठंडी होती है, क्योंकि उनपे जो रेस्पिरेशन रेट है, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है, वो और भी अधिक होती है। तो आपने कभी देखा होगा, जो पीपल बरगद जो होते हैं, उनके नीचे अगर अपन जाते हैं ना, तो अपने को बहुत ऐसे हल्की हल्की पानी की जो बूंदे सी ऐसे फील होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हल्की वाली। वो उसी कारण होती है कि उनकी वाष्पोत्सर्जन जो दर है ना, वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, और उनकी छाया भी बहुत ठंडी होती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। जो PMA है ना, वो किस काम में आता है? पौधे की पत्तियों पर छिड़काव क्यों करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन की जो रेट है उसको घटा देता है। PMA जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को घटा देता है। इसमें बहुत सारे जो आते हैं, जो है कि परत चढ़ा देने वाले, रंध्र बंद कर देने वाले, ABA जो भी है, बहुत सारे हैं, वो मैंने वो भी करवा रखे हैं जहाँ तक याद है मेरे को। बाकी अभी तो अपन सिर्फ इतना देख रहे हैं कि PMA जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को घटा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग है। एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग है, तो एंजाइम के प्रोटीन रहित भाग को क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक।
प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एंजाइम के जो प्रोटीन रहित भाग है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केल्विन चक्कर कहाँ संपन्न होता है। जो केल्विन चक्कर है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा, केल्विन जो चक्कर है सी जो वो स्ट्रोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए औसत तापमान प्रकाश संश्लेषण के जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 25 से 30 होता है। 30 वाला ने 25 से 30 टेम्परेचर में प्रकाश संश्लेषण की दर है ना वो अपनी उच्चतम चरम स्थिति पे होती है। नेक्स्ट चीज बात करें अपन, किस एंजाइम को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया गया था, किस एंजाइम को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया गया था, तो यूरिएज, जो यूरिएज एंजाइम है उसको सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया गया था। और किसके द्वारा, समनर नामक वैज्ञानिक था, उसने सर्वप्रथम इसको क्रिस्टलीकृत रूप में देखा था। किसको, यूरिएज एंजाइम को देखा था। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, एंजाइम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, जो एंजाइम सर्वप्रथम दिया था वो कोहेने ने दिया था। और तालाचाबी सिद्धांत किसने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था। 31 मिनट हो गई है क्लास, 5-10 और बता देता हूँ, फिर जो नेक्स्ट तैयार किए गए हैं ना वो मैं अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा हो जाता है, क्वाशियोरकर। एक चीज मैं बता दूं, जो विटामिन के नाम, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन सा इसका सर्वोत्तम स्रोत है, वो चीज़ आप याद रख के जाना। छोटी सी टेबल है, मैंने बता रखा है, वो भी चैनल के पेज पे मिल जाएगी, ध्यान से ट्रिक से पढ़ के जाना। और उनमें से क्वेश्चन आता ही है, विटामिन ए का नाम क्या है, कौन सी कमी हो जाती है। रेड ड्रॉप की खोज किसने की थी, रेड ड्रॉप की खोज किसने की थी, इमर्सन व लुइस ने। जो रेड ड्रॉप है उसकी खोज की थी इमर्सन और लुइस। रेड ड्रॉप क्या होता है, जो अपने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। जब लाल प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये चीजें कल बता दी थी। जब प्रकाश की दर घटने लगती है ना, या जो इसका कुछ बिंदु है उसको रेड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। फोटोफॉस्फोरिलीकरण की खोज किसने की थी, जो फोटोफॉस्फोरिलीकरण है उसकी खोज किसने की थी, ऑर्नन ने की थी, फोटोफॉस्फोरिलीकरण की खोज की थी। वह तापमान जिस पे एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक होती है। मैंने प्रकाश संश्लेषण की सक्रियता तो 25 से 30 होती है और एंजाइम की होती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे। जो कोई भी अभी एंजाइम है ना वो अधिकतम एक्टिविटी में रहता है, सक्रिय अवस्था में रहता है। बात करें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो 25 से 30 पे उच्चतम होता है। पौधे के शुष्क बहार में सर्वाधिक होते हैं, जो पौधे का शुष्क बहार है उसमें जो सर्वाधिक होते हैं वो CHO होते हैं। कौन से होते हैं, CHO। पौधे का जो शुष्क भार होता है, उसका बॉडी वेटेज होता है, उसमें सर्वाधिक यही होते हैं। उसके बाद में अगर किसी प्लांट के लिए सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक है ना, तो वो कौन से है, NPK। फिर है CMGS, जो प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व। उसके बाद में सूक्ष्म वाले आ जाते हैं। तो जो CHO है ना, वो उसके जो बॉडी मास है ना उसके लिए आवश्यक होते हैं। और ये अपने को बाहर से देने की जरूरत नहीं होती है। जो प्लांट होता है ना वो सोइल से एब्जॉर्वेशन कर लेता है, या फिर जो एटमॉस्फेयर से इनको वो ले लेता है। और एक प्लांट के सर्वाधिक जो बॉडी भाग बना होता है ना वो CHO का ही बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखेंगे, पत्तियों में अंतःशिराहीनता, जो अंतःशिराहीनता जो होती है, इंटरवेजाइनल क्लोरोसिस। क्या होता है अंतःशिराहीनता, जो पत्ती के जो अंदर वाले और जो किनारे वाले भाग है, जो नसों के समान जो संरचनाएं दिखती है ना छोटी छोटी, वो क्या होती है, पीली पीली हो जाती है। अंतःशिराहीनता, उनकी जो हरापन है ना वो खो जाता है कहीं पे। तो वो किसकी कमी से होती है, जो अंतःशिराहीनता होती है वो मैग्नीशियम की कमी से होती है, Mg की कमी से होती है। याद रखना, यह Mg की कमी से होती है। नाइट्रोजन विशेष तत्व के रूप में किसका अवयव है, नाइट्रोजन जो है विशेष तत्व के रूप में प्रोटीन का अवयव है। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का अवयव है जो नाइट्रोजन है, विशेष रूप से प्रोटीन का अवयव है। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, जेई में जो ग्रे स्पेक रोग हो जाता है वो मैग्नीज की Mn की कमी से होता है। जेई में जो ग्रे स्पेक रोग है, मटर का मार्स रोग है, वो किससे की कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से हो जाते हैं। साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, उसमें क्या पाया जाता है, तांबा, जो लोह तत्व होता है तांबा, वो पाया जाता है साइटोक्रोम में। प्लास्टोसाइनिन में तांबा उपस्थित होता है प्लास्टोसाइनिन में, सॉरी। और जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसमें लोहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड ड्रॉप देख ही लिया हमने, केल्विन चक्कर का देख ही लिया। उसके अलावा कौन सा रह गया अपना,
मध्य पटलिका लिए, मध्य पटलिका क्या होती है, जो कोशिकाओं को जो पाई जाती है मध्य पटलिका, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की। मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो हरितलक होता है क्लोरोफिल, उसका जो मेन अवयव होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम, Mg। क्वेश्चन बहुत बार हुआ है कि किसी हरी पत्ती को जलाएंगे तो उसकी राख में अपने को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। क्यों मिलेगा, हरी पत्ती में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का मुख्य अवयव क्या है, मैग्नीशियम। तो थोड़ा घुमा के पूछा गया है, बाकी बात वही है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते। जो अपना वायरस है ना, विषाणु, वायरस या विषाणु जिसकी खोज की थी इवेनोविस्की, इवेनोविस्की ने खोज की थी विषाणु की खोज, उस विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। विषाणु का एक बार संगठन भी आप देख लेना कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो कौन सी है, क्वांटासोम। क्वांटासोम ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, क्वांटासोम। तो हमने ये प्लांट फिजियोलॉजी में से लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा सा और रह रहा है। फेरोडॉक्सिन का घटक तत्व है, जो फेरोडॉक्सिन है अपना जो इलेक्ट्रॉन ईटीएस सिस्टम पढ़ा होगा आपने, उसमें आता है फेरोडॉक्सिन। तो उसका जो तत्व है, लौह तत्व, कौन सा है, लोह तत्व है, Fe। फेरोडॉक्सिन में Fe। फेरोडॉक्सिन किसका घटक है, PS फर्स्ट का है। किसका है, PS फर्स्ट का घटक है कौन, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन में क्या होता है, लोह तत्व उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार के वर्णक तंत्र काम में आते हैं, ये किसने कहा था, इमर्सन ने कहा था। इमर्सन एक जगह हो रहा है, रेड ड्रॉप में इमर्सन का नाम आया है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल प्रकाश की उपस्थिति में मंद गति से होने वाले प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्लस लाल प्लस नीला प्रकाश जिनसे में प्रभाव बढ़ जाता है, ये इमर्सन वाली चीज है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी प्रकाश, सबसे जो कम प्रभावी प्रकाश, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, वो सबसे कम कब होती है, जो हरा ग्रीन जो लाइट होती है ना, अपना हरा प्रकाश जो होता है ना उसमें, और लाल में सर्वाधिक होती है, हरे में सबसे न्यूनतम होता है। ये चीज भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन की खोज किसने की थी। जो वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन है उसकी खोज की थी लाइसनेको। लाइसनेको। वर्नेलाइजेशन क्या होता है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से अपन क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर को कम करके जो पुष्पन को प्रेरित करते हैं किसी प्लांट में, उसको वर्नेलाइजेशन बोलते हैं, बसंतीकरण बोलते हैं। उसको लाइसनेको ने खोज की थी। और इसके जो हार्मोन उत्तरदायी है वो कौन सा है, वर्नेलिन। वर्नेलिन, ये वर्नेलिन हार्मोन है, वर्नेलाइजेशन बसंतीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसकी खोज लाइसनेको ने की थी। और होता क्या है इसमें कि कम टेम्परेचर करके अपन आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से पौधे में पुष्पन को प्रेरित करते हैं, उसको वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। और वर्नेलिन हार्मोन, इथाइलिन जो है वो एक मात्र ऐसा गैसीय हार्मोन है जो पौधों को जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में काम आता है, इथाइलिन। प्लस जो MH मैलिक हाइड्रोलाइज है वो क्या करता है, प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकता है, MH जो हार्मोन है वो। नेक्स्ट, प्रोटीन का शोषण गुणांक कितना होता है। जो प्रोटीन का RQ मान होता है, प्रोटीन का RQ मान वो होता है 1 से कम, लेस देन 1, 1 से कम होता है। और वसा का 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों के जड़ विकास के लिए, पौधों का जो रूट जो है जड़, उसके लिए जो सर्व महत्वपूर्ण प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा, फास्फोरस। फास्फोरस क्या है, जड़ों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। बिंदुस्त्राव शब्द किसने दिया था, जो गेटेशन है बिंदुस्त्राव किसने दिया था, बर्गरस्टीन ने, बर्गरस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन आवश्यक बुराई है, तो कर्टिस ने कहा था। किसने कहा था, कर्टिस ने। और किण्वन की खोज किसने की थी, जो फॉर्मेशन है आपका उसकी, पाश्चर ने। किण्वन की खोज पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मृदा जल की वह मात्रा जो पौधों को उपलब्ध होती है वो क्या कहलाती है, चेसाड़। चेसाड़, ये 3 शब्द है, चेसाड़, होलाड़, एकाड़। होलाड़ क्या होता है, मृदा में संपूर्ण जड़। चेसाड़ क्या होता है, जो पौधे के द्वारा चूस लिया जाता है। और एकाड़ क्या होता है, जो बच जाता है। तो ये अपनी क्लास जो प्लांट फिजियोलॉजी थे उसके जितने महत्वपूर्ण बिंदु आए, होप आपका रिवीजन हो गया होगा, महत्वपूर्ण चीजें आपको याद आ गई होगी, रिवाइज हो गई होगी, वो मैंने बता दी है। बाकी जो अपना पार्ट 3 आएगा ना, उसको वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लगभग 1-1.5 घंटे का। बाकी मैं उसमें बहुत अच्छे से समझा के जितने महत्वपूर्ण बिंदु है नेक्स्ट अपने टॉपिक्स के, सारा कुछ मैं क्लियर आउट करवा दूंगा। इस क्लास पे आपका अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स होना चाहिए। आपके लिए इतनी मेहनत की है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक कर देना और कमेंट करके मेरे को बता देना। बाकी शेयर तो आपको करना है। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।